नाइट के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। जालिम लोशन, दांत खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले एक घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। बात होगी बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन की। क्या रणनीति होगी 2024 को चुनावों के लेकर बीजेपी की और क्या तैयारियां हैं इस पार्टी की, विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर। बात होगी संदेश खाली की कि किस तरह से वहां महिलाएं अभी भी असुरक्षित हैं, क्या है संदेश खाली के ताजा हालात, इस पर चर्चा करेंगे। इसरो ने अपने सबसे आधुनिक सैटेलाइट इनसेट 3DS का सफल प्रक्षेपण किया है। यह खबर भी आपको विस्तार से दिखाएंगे। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक के सियासत की बात होगी, अगले एक घंटे में होगी। देश दुनिया की हर जरूरी खबर दिखाएंगे, खेल और अर्थ जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नई दिल्ली में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को 370 सीटें जिताकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को श्रद्धांजलि देने का किया आह्वान। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहले दिन राजनीतिक प्रस्ताव हुआ पारित। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर जताई गई चिंता। विकसित भारत मोदी की गारंटी नाम से पारित किया गया प्रस्ताव। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध। इलाके की घेराबंदी कर टीएमसी कार्यकर्ता यौन उत्पीड़न के विरोध में आवाज उठाने वाली महिलाओं को कर रहे हैं चिन्हित। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राज्य में की राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील। ईडी के कई समन नजरअंदाज करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली की अदालत में पेश हुए अरविंद केजरीवाल। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने 16 मार्च तक सुनवाई टाली। इसरो ने अपने सबसे आधुनिक सैटेलाइट इनसेट 3DS का किया सफल प्रक्षेपण। तलाश और बचाव अभियानों, हर प्रकार के मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने में मिलेगी मदद। जैसलमेर के पोखरण में भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में तेजस और राफेल समेत मिराज और सुखोई ने दिखाया पराक्रम। राजकोट में गरजा यशस्वी जायसवाल का बल्ला। खेली शतकीय पारी। तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने दूसरी पारी में बनाए 2 विकेट पर 196 रन। इंग्लैंड पर 322 रन की बढ़त। तो सबसे पहले बात न्यूज नाइट में करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की। 2 दिनों तक चलने वाला बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। क्या कुछ रहा पहले दिन विशेष, आइए आपको दिखाते हैं। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार को ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। सबसे पहले अधिवेशन में पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। बीजेपी अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अध्यक्षीय भाषण दिया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के संघर्ष को याद किया। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि पिछला दशक उपलब्धियों से भरा रहा और पीएम मोदी के नेतृत्व में आज हमारी पार्टी देश की 58% जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। 2014 से पहले हमारे सिर्फ 5 सरकारें थी, जहां 5 प्रदेशों में सरकारें थी और लंबे समय तक हम 5-6 पर रुके हुए थे। लेकिन 2014 के बाद आपको जानकर के खुशी होगी कि आज एनडीए की 17 प्रदेशों में सरकारें हैं
और 12 प्रदेशों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी की हैट्रिक लगेगी और एक बार फिर देश में भाजपा की सरकार बनेगी। 2024 में मोदी जी की सरकार की हैट्रिक लगेगी, थर्ड टर्म आएगा और हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनकर तैयार होंगे, ये भी हमको ध्यान रखना है। हमारे कुछ विरोधी पार्टी के लोग बड़े अर्थशास्त्री आजकल बने हुए हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं उनको बार बार बोलता हूं, हाँ तुम्हारी ग्रोथ तो नहीं हो रही है तो पक्की बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और होगी भी नहीं। लेकिन देश की ग्रोथ रेट को अगर देखना हो तो वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार चुनाव में विपक्ष तू तू मैं की राजनीति करेगा, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जाएं। विकास युक्त ये सरकार, ये कार्यकाल रहा, ये जनता के पास ले जाने का आग्रह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने ये भी आग्रह से कहा कि विपक्ष इस चुनाव में तू मैं की राजनीति ज्यादा करेगा, अनावश्यक भावनिक मुद्दाओं को ज्यादा उछालेगा, लेकिन हमको विकास के आधार पर हमने जो गरीब कल्याण का काम किया है, उस गरीब कल्याण के काम को लेकर ही आने वाले दिनों में हमारा कैंपेन होगा। गौरतलब है कि 2 दिवसीय अधिवेशन में पीएम मोदी का समापन संबोधन होगा। दूसरे और अंतिम दिन दूसरा प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। राजेश राज के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि विकसित भारत मोदी की गारंटी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा, जिसे पारित कर दिया गया। विकसित भारत मोदी की गारंटी नाम से रखे गए प्रस्ताव में मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। आज मोदी की गारंटी सबसे अधिक उनके काम आ रही है जिनके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। साल 2014 तक भी देश में करोड़ों लोग ऐसे थे जिनका बैंक में खाता नहीं था, और आपको मालूम है 50 करोड़ गरीबों के देश में खाते खुल गए हैं। आज बिना गारंटी के रेहड़ी पटरी वाले लोगों को बैंकों से लोन मिल रहा है। उनकी गारंटी किसने दी है? उनकी गारंटी देने वाला भी तो कोई चाहिए। उनकी गारंटी देने वाला एक ही भारत माता का सपूत है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे जुल्म पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारी सरकार ने नारी शक्ति वंदन विधेयक पास कराकर नारी को सशक्त किया, तो वहीं बंगाल में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, वो चिंता का विषय है। हमारे ही इस देश में एक राज्य है वेस्ट बंगाल। क्या हो रहा है वहां? नारियों के साथ किस प्रकार का जुल्म ढाया जा रहा है, उनकी इज्जत और अस्मत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ है, और हमारे कार्यकर्ता जिस बहादुरी के साथ इस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं अपने वेस्ट बंगाल के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं। और इस प्रकार की घटनाएं मैं समझता हूं सभ्य समाज के मस्तक पर कलंक है। इसकी कठोर निंदा की जानी चाहिए। और साथियों, मैं कह सकता हूं कि भारत को संवैधानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए मोदी जी ने जो प्रयास पिछले 10 वर्षों में किए हैं, वो इस देश के इतिहास में दावे के साथ मैं कह सकता हूं पहले कभी नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब की बार 400 पार एक नारा नहीं, बल्कि हर कार्यकर्ता का संकल्प होना चाहिए। इस संकल्प को लेकर गांव-गांव जाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। राजेश राज के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और इस विषय पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आज के हमारे विशेष का विषय भी यही है, भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 की रणनीति। आखिर क्या है 24 की बीजेपी की रणनीति, भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 की रणनीति, ये आज हमारा विशेष है और इस पर हम खास चर्चा करेंगे। भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 की रणनीति। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिल बंसल जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़े हुए हैं। अनिल बंसल जी, सबसे पहले तो अगर ये 2 दिन का बेहद महत्वपूर्ण अधिवेशन है, पहले दिन का अगर संदेश आपसे समझना चाहें, क्या कुछ संदेश रहा, क्या कुछ निकल कर आया पहले दिन, कैसे इसको पढ़ेंगे इन संदेशों को? देखिए, भाजपा जो है वो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा ने जो उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जो आज उनकी व्यक्तिगत गारंटी पर लोग पूरा विश्वास कर रहे हैं कि जो कहा वो किया। राजनीति में यही महत्वपूर्ण होता है कि जनता से आप वायदे करते हैं फिर उसको पूरे नहीं करते, लोग फिर सवाल करते हैं। तो मोदी डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब है कि इस बात की गारंटी है कि वायदा पूरा होगा। तो जो आज बैठक में, और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया है। पश्चिम बंगाल में जो संदेश खाली का जो मैसेज है, वहां जिस तरह से दलित महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और वहां दूसरे दलों के लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। वहां राज्य सरकार, जो अनुसूचित जाति आयोग है, उसने भी सिफारिश की है कि वहां राष्ट्रीय शासन लगाया जाए और एसआईटी जांच हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट दायर की गई है कि एसआईटी जांच हो या सीबीआई को जांच दी जाए, क्योंकि वहां की जो पुलिस है उस पर लोगों का विश्वास खत्म हो गया। और ये सिर्फ बीजेपी ही मांग नहीं कर रही है, बाकी दल भी, वहां तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह का वातावरण बना है, वो सब मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति ममता बनर्जी जी के नियंत्रण से बाहर हो गई है और कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण का भाव सरकार के कार्यशैली में नजर आ रहा है। ये जो आज प्रस्ताव पारित किया गया, राजनीतिक प्रस्ताव, उसमें खासतौर से पश्चिम बंगाल की स्थिति पर चिंता जताई गई बीजेपी के द्वारा। तो ये सोचने की बात है। और जो 370 का जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम जानते हैं जब कश्मीर में दाखिल होने के लिए परमिट की आवश्यकता पड़ती थी, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाना ये एक सपना था। जनसंघ 1952 में स्थापित हुआ तभी से, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ। तो कब से हम नारा सुनते आ रहे थे, नहीं जाएगा व्यर्थ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान, एक निशान एक विधान। तो एक निशान एक विधान 370 को जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने खत्म किया है, उसके बाद वहां दलित वर्ग को आरक्षण मिला, दूसरे सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम लागू हुए और कश्मीर, हम कह सकते हैं कि आज भारत का अभिन्न अंग पूरी तरह से विधिवत रूप से बन गया है। तो ये जो 370 का जो लक्ष्य दिया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे कि 370 धारा खत्म हो, उसको प्रधानमंत्री जी ने 370 सीटों से जोड़ दिया है। पिछली बार 303 सीटें भाजपा की आई थी और एनडीए की कुल मिलाकर 325 से अधिक सीटें थी। तो इस बार जिस तरह का वातावरण बना है, 3 राज्यों में अभी भाजपा की बहुत बंपर बहुमत के साथ सरकारें जीत कर आई हैं, और भी सब जगह वातावरण है, और जो सरकार का कामकाज है, आर्थिक स्थिति है और जो बजट सरकार ने पेश किया है, उन सब के अनुरूप, और जिस तरह से लोगों को अनाज 80 करोड़ लोगों को, जो महिलाओं को गैस, माने जो टारगेटेड तबका है, जो गरीब है, वास्तव में प्रधानमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि 4 जातियां हैं जिनको वो मानते हैं, वो गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है। ये सब चीजें असर कर रही हैं और लोग अब विकास चाहते हैं। तो जो विकसित भारत का संकल्प है कि हम दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था है, आज 3री बड़ी अर्थव्यवस्था शीघ्र ही बन जाएंगे, ऐसा विश्वास और आत्मविश्वास प्रधानमंत्री ने जताया है। तो ये सारा जो टारगेट है कि 370 पार, इसको पूरा करना, और मुझे लगता है ये असंभव नहीं है जिस तरह का वातावरण बना है। और जब शुरू में ही जब इंडिया गठबंधन की बात आई थी तो ये बातें उठी थी कि जो लक्ष्य, देखिए, जिस किसी उद्देश्य का एक ही मिशन है, नकारात्मक प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाना है, इसलिए हम एक होना चाहते हैं, ये कोई वजह नहीं होती। तो नकारात्मक बुनियाद पर चलने वाला कोई संगठन बनने से पहले ही बिखर गया, ये सारा जनता ने देखा। तो अगर वो कोई ठोस कार्यक्रम लाएं, बेहतर कार्यक्रम लाएं, इस सरकार की नीतियों से बेहतर नीतियां लाएं, तब एक विकल्प के तौर पर सामने आए तो समझ में बात आती है। सिर्फ ये लक्ष्य लेकर के हमको फला आदमी को सत्ता से हटाना है, आओ सब एकजुट हो जाओ, तो ये मुझे लगता है चलता नहीं। और आज जो कहा जा रहा है कि स्थिति कौन है, मुकाबले में ही कोई नहीं है, किसी इंडिया गठबंधन बिखर गया, यूपीए के पास वो ये बताने की स्थिति में नहीं है
कि उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। तो जो मुझे 370 की बात लगती है वो कोई अब बहुत बड़ा मतलब दूर का ऐसा असंभव जैसी कोई चीज नहीं लगती। मुझे लगता है जो आत्मविश्वास आज भाजपा की बैठक में दिखाई दिया और सब तमाम नेतृत्व पूरा जिसका बेदाग नेतृत्व, जो बात कही गई कि एक तो विकास और ऊपर से बेदाग, तो 10 साल का जो सफर है भाजपा का, उसके आधार पर अब हर आदमी ये मानकर चल रहा है कि तीसरा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विश्व की आर्थिक शक्ति बनाएंगे और ये जो अगला 5 साल का कार्यकाल होगा, उसमें किसी को संदेह नहीं है कि वो एक बार फिर देश की नेतृत्व का मौका बीजेपी और नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। अगर बंसल साहब राजनीतिक प्रस्ताव की बात करें, विकसित भारत मोदी की गारंटी, तो क्या ये माना जाए कि जो विकास का एजेंडा है बीजेपी का अपना, और साथ ही साथ उनके पास मोदी के तौर पर, प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर एक सशक्त नेतृत्व है, तो यही इनका चुनाव का एजेंडा है जो ये जनता के बीच में लेकर जाना चाहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, आपको जब आप 10 साल सत्ता में रह चुके होते हैं तो आपको अब अपना ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो आपका कामकाज है, और खास तौर पर लोग ये जानना चाहते हैं कि सरकार जो रही वो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे कहीं कोई, और कोरोना के बावजूद जो देश का विकास का चक्र है, जो प्रगति की रफ्तार है, उसमें गिरावट नहीं आई। तो बड़े संकट के बावजूद हम, दुनिया की अर्थव्यवस्था बड़े बड़े देशों की जब लड़खड़ा रही थी, तब भारत का आर्थिक विकास दर का जो आंकड़ा था वो ऊपर जा रहा था। तो ये जो स्थिति है, आज हालत ये हो गई, हम देखते हैं एक जमाने में शेयर बाजार जो हमारा था वो विदेशी वित्तीय संस्थाएं तय करती थी कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। विदेशी निवेशक अगर पैसा निकाल लेते थे तो शेयर बाजार धड़ाम हो जाता था। अभी हमने पिछले 6 महीने में देखा कि विदेशी वित्तीय संस्थाओं ने काफी पैसा बाजार से निकाला, लेकिन हमारे शेयर बाजार पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। करोड़ों नए लोग शेयर बाजार से जुड़े हैं, युवा लोग इसमें आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। तो ये सब तब होता है जब एक विश्वास पैदा होता है, लोगों को विश्वास हुआ है कि कोई कंपनी घोटाला करके नहीं भागेगी, कोई घपला करके हमारा पैसा नहीं मारेगा। आज देखिए बैंकों की हालत क्या है। जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं वो लगभग डूबने की स्थिति में आ गए थे। पिछले 2-3 साल से उनके शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, सब लाभांश दे रहे हैं, सबके प्रॉफिट आए हैं। तो ये जो विकास है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, यानी सबको लगता है निवेश होगा तो उसका लाभ होगा। और आज लोग जाति पाति धर्म मजहब इन चीजों से ऊपर उठना चाहते हैं। आम आदमी उठा चुका है, लोग चाहते हैं विकास हो, तरक्की हो, सबको समानता हो, किसी का तुष्टीकरण ना हो और किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ समान व्यवहार हो। तो जो नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये नारा जो है ये अमल में अगर आता दिखता है तो जाति और धर्म के बंधन टूट जाते हैं। लोग फिर कामकाज के आधार पर फैसला करते हैं और मुझे लगता है यही वातावरण प्रधानमंत्री मोदी ने देश में बनाया है। जी, चलते चलते एक सवाल, आपने विपक्ष की चर्चा की, इंडी गठबंधन की भी बात की, तो ये जो बिखरता हुआ विपक्ष है, अपना कुनबा बनाए रखने का, अपने जो लोग हैं उनको बनाए रखने की एक चुनौती जरूर है उनके पास। आज आपने देखा होगा दिन भर कमलनाथ और चंद्रबाबू नायडू से जुड़ी हुई खबरें तमाम सुर्खियों में छाई रही। किस तरह से देखते हैं कि एक जो विपक्ष है, बिखरा हुआ विपक्ष भी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक जो चुनाव है उसमें उसके लिए और सहज बना देता है? देखिए, जब सबको ये लगता है कि आप अपने कार्यक्रम के साथ तो आ नहीं रहे हैं, किसी भी पार्टी को विपक्ष लोकतंत्र में बहुत आवश्यक है, पर विपक्ष को अपने कार्यक्रम के साथ आना चाहिए कि हमारे ये अच्छे कार्यक्रम है, सरकार की ये खामियां हैं और अगर सरकार कोई अच्छा काम करे तो हम उसमें सहयोग भी करेंगे। आप लगातार नकारात्मक राजनीति करते हुए फिर कहीं ना कहीं आम जनमानस के निशाने पर आते हैं। और यही कारण है कि जो आज कांग्रेस पार्टी है, जो देश की सबसे बड़ी एक तरह से विपक्षी पार्टी है अभी भी, तो उसके नेताओं में असंतोष है, बिखराव है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। जो उनके नेता हैं सब जानते हैं कि खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पर शक्ति का असली केंद्र कहीं और है। जो उनके दूसरे नेता हैं वो पदयात्रा पर निकले हुए हैं, पार्टी बिखर रही है, नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि कोई शिकवे शिकायत सुनने वाला नहीं है, किसी को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। और जो नए लोगों को जो लगता है ना कि प्रधानमंत्री का पद तो सुरक्षित हो गया, अगर सत्ता में आएंगे तो राहुल गांधी होंगे या प्रियंका गांधी होंगी या सोनिया गांधी होंगी, है ना। तो इधर यहाँ ये लगता है कि एक सादा, जैसे नड्डा जी हैं, वो लगातार भाजपा के अध्यक्ष हिमाचल से उठकर आए हैं, अमित शाह जी जो कभी पार्षद हुआ करते थे आज देश के गृह मंत्री हैं। तो लगता है कि यहाँ सिर्फ वंश के आधार पर, परिवार के आधार पर आपको अवसर नहीं मिलता है। भाजपा आपको आपके कामकाज के आधार पर, आपकी प्रतिभा के आधार पर, आपकी कार्यक्षमता के आधार पर किसी भी ऊंचाई तक
ले जा सकती है और सेवा करने का मौका देती है। तो जो साख है, देखिए राजनीति में साख चलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा की आज साख बढ़ी है और उसी के कारण जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं भाजपा में आकर सेवा करने का मौका। और ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी विश्वास और हौसला देता है काम करने का, और यही वजह है कि जब हम कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है तो आखिर कार्यकर्ता जो जुड़ते हैं उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। बहुत शुक्रिया अनिल बंसल जी इस तमाम बातचीत के लिए और चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। और खबर संदेश खाली से, जहां महिलाएं अब भी सुरक्षित नहीं हैं। कहा जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता अब शाहजहां शेख के अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को ढूंढने के लिए घर घर जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सियासी आरोपों प्रत्यारोपों के बीच पश्चिम बंगाल का संदेश खाली सुलग रहा है। तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने के विरोध में आवाज उठाने वाली और प्रदर्शन करने वाली महिलाएं और स्थानीय ग्रामीण अब मुश्किल में हैं। संदेश खाली में अब बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर उसे किले में तब्दील कर दिया है। और इस बीच टीएमसी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को चिन्हित करने के लिए घर घर जा रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट सोमवार को फिर सुनवाई करेगा। याचिका में संदेश खाली पहुंचने की कोशिश कर रहे टीएमसी के अलावा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर पुलिस और प्रशासन के लगातार उत्पीड़न पर अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई है। आरोप है कि संदेश खाली को किले में तब्दील करके द्वीपों को मुख्य भूमि से काटकर विद्रोही आवाज को दबाने और पूरे क्षेत्र के जनसांख्यिकीय पैटर्न को बदलने की कोशिश टीएमसी, पुलिस और प्रशासन मिलकर कर रहा है। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संदेश खाली में हिंसा, जमीनों पर कब्जे और महिलाओं के यौन उत्पीड़न को बेहद गंभीर बताते हुए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और राज्य में
राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले पर भाजपा जांच समिति की संयोजक अन्नपूर्णा देवी का कहना है कि वहां महिलाएं त्रस्त हैं और टीएमसी के गुंडे और पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं। संदेशखाली जाने नहीं दिया गया, वहाँ पे हम लोगों को रोका गया। वहाँ टीएमसी के गुंडे और पुलिस दोनों ही बराबर के भागीदार हैं, दोनों ही गुंडागर्दी कर रहे हैं। वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, माँ बहन बहुत परेशान है, बहुत त्रस्त है। कांग्रेस और दूसरे दलों ने भी संदेशखाली हिंसा की निंदा की है। सीपीएम नेता डी राजा ने राज्य सरकार से इस पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। It is a very serious matter. The violence needs to be condemned in all possible terms, and the state government is responsible for law and order. Why the violence was allowed in such a way to take place in the state of Bengal, and the chief minister should answer, and why the culprits are yet to be arrested after so many days. गौरतलब है कि संदेशखाली का इलाका नदी द्वीपों और मुख्य भूमि से मिलकर बनता है और नदी पार से बांग्लादेश के जरिए प्रतिबंधित वस्तुओं ही नहीं बल्कि महिलाओं की तस्करी यहां आम बात है। बताया जाता है कि उत्तर और दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन डेल्टा वाले इलाके और संदेशखाली जैसे द्वीपों से लड़कियों की तस्करी भारत में सबसे ज्यादा है। ज्यादातर गरीब लड़कियां अनुसूचित जाति से हैं। आरोप है कि पहले वामपंथियों और बाद में टीएमसी ने सुंदरबन के द्वीपों में मुस्लिम आबादी को मजबूत किया। यहां जनसांख्यिकी में बदलाव के साथ एससी समुदाय को किनारे किया जा रहा है। सत्तारूढ़ दल तुष्टीकरण की नीति और वोट बैंक की सियासत के चलते ऐसा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में दखल देने की मांग वाली याचिका भी दाखिल की गई है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम सोमवार को संदेशखाली के दौरे पर जाएगी। कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो संदेशखाली में महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है, खबर बड़ी है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो लोग जुड़े हुए हैं। एक हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जो कि कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, स्वागत है आपका। और आशुतोष झा जो कि बीजेपी बंगाल के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे आशुतोष, सबसे पहले आशुतोष झा, इससे पहले कि आपके पास आए, प्रसेनजीत बख्शी जी आपसे समझना चाहेंगे कि अपडेट्स आपसे चाहेंगे और साथ ही साथ क्या ये जो खबर आ रही है कि महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है, कितना गंभीर है ये? जी निखिल, मैं बार बार जो कह रहा हूं, 6:30 बजे डीजीपी राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका जो छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो हम बातें सुनी तो उनकी बातें और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो सेंटेंसेस है इनमें कोई फर्क हमें नजर नहीं आया। तो पिछले कई दिनों से जो हम कहने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे पुलिस और तृणमूल कांग्रेस दोनों मिलकर एक ऐसा स्थिति पैदा कर दिया है कि जो महिलाएं खुलकर सामने आकर अपने जो उत्पीड़न के बारे में बात कही थी, अब इन लोगों को दबाने की कोशिश में है पूरे प्रशासन और शासन। इन लोगों को माने ऐसा कहला जा रहा है कि आप जो आरोप लगाया है उस आरोप का सबूत क्या है। आप सोचिए, जहां पे हिंदुस्तान जैसे जगह पर नॉर्मल स्थिति में महिलाओं ने खाने तक नहीं पहुंचती है और अपने ऊपर हुआ पीड़न के बारे में उन्होंने वहां पे शिकायत दर्ज नहीं करते, तो ये पूरे देश में कुछ ही दिन पहले तक ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट हुआ करता था। यहां पे डीजीपी का कहना है कि अब सोशल मीडिया की जमाना है, तो इसके बावजूद भी 6 फरवरी की पहले हम लोगों को क्यों नहीं कैसे पता चला। तो मतलब उन्होंने, डीजीपी ने पत्रकारों को एक तरह से चैलेंज किया है कि आप जिन महिलाओं को दिखाया, आप जिस बातों को पूरे दुनिया के सामने लाए, उसमें सच्चाई कितना है, आप एविडेंस लेके आओ। डीजीपी का कहना है पत्रकारों को, आप एविडेंस लेके आओ, ये हमारा काम है अभी एविडेंस लेके पहुंचना। तो मतलब उनका ये कहना है, जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से बार बार पिछले कई दिनों से बताने की कोशिश किया जा रहा था, इसके ऊपर मोहर लगा दिया डीजीपी राजीव कुमार ने कि ये जो महिलाएं हैं ये झूठ बोली है, ये पत्रकारों की एक बनावटी खेला है। और अगर तो आप सोच समझ लीजिए, अगर चीफ मिनिस्टर का बयान ऐसी है
अगर डीजीपी का बयान ऐसी है और जिस जगह को एक किले की हिसाब से तब्दील कर दिया गया, वहां पे महिला कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है, ये तो जाहिर सा सवाल है निखिल जो आप पूछ रहे हैं। जी जी, निश्चित तौर पर, और ये महिलाओं का अपमान भी है। आशुतोष झा जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये जिस तरह का बयान अभी प्रसेनजीत बता रहे हैं कि डीजीपी दे रहे हैं कि महिलाओं को तैयार किया गया, उनसे इस तरह के स्टेटमेंट्स लिए गए, ये तो महिलाओं का अत्याचार की मारी है वो, और उनके ऊपर इस तरह के स्टेटमेंट्स देना ये तो अत्याचार से बढ़कर है कहीं। किस तरह से इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे आप लोग? नमस्कार निखिल जी, देखिए यह कोई प्रथम बार नहीं है जब पूर्वाग्रह से ग्रसित बयान यहाँ की मुख्यमंत्री अथवा प्रशासन दे रही है। यदि आप बीरभूम में पिछले कुछ सालों में हुए घटनाओं को देखें, बम विस्फोटों को, तो तृणमूल कांग्रेस के नेता कह देते थे कि देखना होगा टीवी विस्फोट हुआ है नहीं। आप 2 साल पहले चलिए, जो हांस खाली में रेप हुआ था, एक नाबालिग पीड़िता के साथ रेप हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री ने सामने आकर कहा था कि देखते हुए लव एंगल आचे कि ना, यानी कि देखना होगा आशिकी का चक्कर है कि नहीं। और परसों विधानसभा के सदन में खड़े होकर जब मुख्यमंत्री यह दुस्साहस कर रही है कहने का कि शेख शाहजहां को बीजेपी फंसा रही है षड्यंत्र करके, तो आज राजीव कुमार जो कह रहे हैं होना ही था। लेकिन सबसे बड़ी बात है निखिल जी, देखना होगा क्रोनोलॉजी कि आज वहां की महिलाएं तब कह रही है सामने आकर जब शेख शाहजहां वहां से चूहे की तरह फरार हुआ है। जब तक शेख शाहजहां का वहां पर एक छत्र राज चल रहा था, जब पुलिस प्रशासन के पास जाने से यह कहा जाता था कि अपना रगिए आगे शेख शाहजहां के बोले या सुन, आप लोग जाके शेख शाहजहां शिबू हाजरा को बोलकर आओ, तो स्वाभाविक सी बात है कि राजीव कुमार वो कहेंगे। और जो अब तक भाजपा कहते आ रही थी कि यहाँ की पुलिस प्रशासन शेख शाहजहां के विरुद्ध कोई काम नहीं करने वाली है, कोई एक्शन नहीं लेने वाली है, उसी पर परसों मुख्यमंत्री ने और आज राज्य के डीजीपी ने ठप्पा लगा दिया है। लेकिन यहाँ के प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को थमने नहीं देगी। इनका चाल चरित्र सामने आ गया है। पश्चिम बांग्ला निजे में के चाय के नारे के साथ आने वाले मुख्यमंत्री आज महिलाओं को लेकर इतना संवेदनहीन हो गई है, इतना असंवेदनशील बयान दे रही है कि कह रही आरएसएस का बंकर है। यदि आरएसएस समर्थक है तो उनका रेप कर दिया जाए, यदि संदेश खाली में आरएसएस का संगठन है तो उनका बलात्कार कर दिया जाए। ये किस समाज में हम लोग रह रहे हैं, किस तरह की मानसिकता लेकर यहाँ की मुख्यमंत्री चल रही है। ऐसे चीजों को सभी सिविलाइज सोसाइटी को आगे आकर इसका यह करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल इस आंदोलन को नहीं थमने देने वाली है। किस तरह से नहीं थमने देंगे? दरअसल मैं यही जानना चाह रहा था, आपके लोगों को जो टीम गई थी उनको 30 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया, किस तरह से इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे? कोर्ट गए हैं आप लोग? जी जी जी, देखिए कोर्ट में जब सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था महामान्य उच्च न्यायालय ने, तो उन्होंने 144 हटाने का ऑर्डर दिया था। उसके बाद बड़ा ही कूटनीतिक तरीके से यहाँ की जो दलदास पुलिस है ममता बनर्जी के इशारे पर अलग अलग 19 लोकेशनों में 144 लगा दी। जो एंटर पॉइंट है संदेश खाली के, वहां 144 लगाकर कह रहे हैं कि यदि वहां पर 144 नहीं भी है तो एंट्री पॉइंट पर 144 है। लेकिन इसके विरुद्ध भी शुभेंदु अधिकारी ने हमारे जो विपक्षी दल के नेता वो हाईकोर्ट में मामला दायर किए हैं और आने वाले वीक के शायद सोमवार को उसकी सुनवाई भी है। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय हमारे गणतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा अवश्य करेगी। और वहां जिस तरीके से किसी भी विपक्षी दल को जाने से रोका जा रहा है, वहां तृणमूल कांग्रेस की प्रतिनिधि रोज घूम रहे हैं। आप तृणमूल कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है कि वहां घूम घूम कर वहां का हाल चाल ले रहे हैं। अब कैसा हाल चाल ले रहे हैं ये तो सबको पता है। वहां विपक्षी दल के नेता नहीं जाएंगे। दो कल केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और अन्नपूर्णा देवी को नहीं जाने दिया गया। यह जो तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर पुलिस सभी कानून को तोड़ने का, सभी को हाथ में लेने का काम कर रही है, ये एक बार हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को याद दिलाती है जब 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि यहाँ शासक का कानून चलता है, कानून का शासन नहीं चलता है। इस पर ममता बनर्जी की पुलिस एक बार फिर टिप्पणी इस पर ठप्पा लगा रही है। लेकिन मुझे ऐसा आशा है कि हाईकोर्ट फिर से हमारे पक्ष में कुछ ना कुछ ऐसा, मैंने हमारे क्या वहां संदेश खाली की पीड़िताओं के पक्ष में कुछ जजमेंट देगा। और यदि नहीं भी देती है, यदि 144 रहेगी भी, हमारे एक एक नेता वहां पर पहुंच रहे। अब देखिए वहां गुंडा और मवाली और बम विस्फोट लेकर तो हम लोग जा नहीं सकते। या तो हम गणतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर सकते हैं अथवा या तो हम कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और केंद्र सरकार की नजर में भी है, एनसीएससी की कमीशन आई थी, वुमेन कमीशन इस पर नजर बनाई हुई है, आज चाइल्ड कमीशन भी वहां पर आई है। सभी अपना रिपोर्ट दे रहे केंद्र सरकार को। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार यहाँ मजबूती से हस्तक्षेप करते हुए इस मामले में ये करेंगे। लेकिन प्रमुख विपक्षी दल के होने से भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेगी। जी 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 जी, निश्चित तौर पर प्रसेनजीत बख्शी, चलते चलते आपसे एक बात ये समझना चाहेंगे कि जो आम लोग हैं संदेश खाली और ये सुंदरबन का जो इलाका है, उसके अलावा जो राज्य के बाकी जगहों पर आम लोगों का क्या रिएक्शन है इस तरह की घटना पर? देखिए निखिल, अगर आप बात करें आम लोगों की, तो आम लोगों को ये समझ में आ गया कि किस तरह से
यहाँ पे महिलाओं की जो आवाज है वो आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है पिछले 10 दिनों से। और उसके पहले भी लोगों को ये पता है कि यहाँ पे इस एरिया में, इस बांग्लादेश से सटे हुए जगह पर किस तरह से महिलाओं को किस स्थिति में अपना दिन गुजारना पड़ता है, ये लोगों को पता है। और आज ये सब कुछ हो जाने के बाद पिछले कई दिनों से, मतलब जिस दिन शेख शाहजहां की घर पे ईडी का रेड हुआ, उसके बाद से लोगों को ये समझ में आ गया कि ये सिर्फ संदेश खाली की बात नहीं है। ये अगर संदेश खाली की बात करें, ये बीरभूम की बात करें, ये मुर्शिदाबाद की बात करें, ये उत्तर दिनाजपुर की बात करें, ये दक्षिण 24 परगना की बात करें, तो हर जगह पे ऐसी स्थिति है। लोग अपने चाय की दुकान पे इसके बारे में चर्चा में लगे हुए हैं और लोगों का सोच यह है कि इस तृणमूल कांग्रेस जो देखिए आने वाले चुनाव में क्या कि कौन किसको वोट देंगे ये तो सोचना हमारी काम नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये घुस गया है कि जो जारी है संदेश खाली में वो गलत है। और यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की और पुलिस की बीच में जो साठगांठ है ये गलत है। ये लोगों के दिमाग में घुस गए हैं और इससे छुटकारा मिलना जरूरी है, ये भी लोग सोचने लगे हैं। निखिल जी जी जी, निश्चित तौर पर एक जागृत लोकतंत्र की ये निशानी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत बख्शी और आशुतोष झा, अपने तमाम विचार हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कर्नाटक की सियासत में आखिर क्या कुछ हो रहा है और क्यों बीजेपी कर रही है बजट का विरोध। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात कर्नाटक की, जहां मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। भाजपा ने इस बजट का जमकर विरोध किया है। बीजेपी का कहना है कि बजट में कुछ भी नहीं है, ये राज्य को 20 साल पीछे धकेल सकता है। कर्नाटक सरकार ने बजट में वक्फ संपत्तियों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए की लागत से भव्य हज भवन बनाने का भी ऐलान किया है। वहीं ईसाई समुदाय के लिए और उनके धार्मिक संगठनों के लिए 200 करोड़ रुपए, जबकि अन्य सभी धार्मिक स्थलों के लिए
महज 20 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया गया है। इस पर कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है। धर्म के लिए पैसा देने लिए हमको इतराज नहीं है, वी आर नॉट अगेंस्ट। ओनली थिंग इज व्हाई दे डू डिस्क्रिमिनेट हिंदूज को डिस्क्रिमिनेट नहीं करने के। सो दिस कांग्रेस गवर्नमेंट ऑलवेज वेरी ऑब्वियसली दे वांट टू मेक इट वेरी क्लियर दे आर अगेंस्ट हिंदूज, दे आर अगेंस्ट द इक्वालिटी। That's how the Congress government has been performing. It is a Aurangzeb government, Babur government, Tipu Sultan government. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेंगलुरु से हमारी संवाददाता आयशा खानम जुड़ी हुई हैं। आयशा, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या रिएक्शन है आम लोगों का, और एक बार फिर कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा है। वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। जी हाँ, बिल्कुल। कल से जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बजट पेश किया तो बीजेपी ने ये आरोप लगाते हुए पहली बार बजट पेश करते वक्त कर्नाटक के इतिहास में विपक्ष ने बहिष्कार किया बजट का और वॉकआउट कर दिया। और बीजेपी का ये दावा है, बीजेपी ने ये फैक्ट्स सामने रखे कि ये बजट जो है कर्नाटक को 20 साल पीछे ले जाने वाला बजट है। देखिए, बीजेपी ने कई फैक्ट्स भी सामने रखे पत्रकारों से बात करते हुए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और विपक्ष के नेता आर अशोक ने यह बताया कि कैसे कर्नाटक सरकार एक तरफ लगातार बजट में भी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार में टैक्स डेवल्यूशन की कमी के चलते कर्नाटक को 45,000 करोड़ का नुकसान हुआ, और ये लगातार क्लेम कर रही है। और ये बात भी मुख्यमंत्री ने लगातार बजट में बजट के स्पीच में कहते रहे, तो इसको लेकर बहिष्कार हुआ। तो फैक्ट्स में ये कहा, बीजेपी ने ये कहा है कि कर्नाटक सरकार अगर देखे जाए तो कल जो बजट पेश किया वो 3071 करोड़ रुपए का डेफिसिट बजट पेश किया है, और इसमें से करीब 52,000 करोड़ जो है वो कर्नाटक सरकार की गारंटी स्कीम्स के लिए तय कर दिया गया है। और एक तरफ सरकार केंद्र सरकार से लगातार पैसे टैक्स डेवल्यूशन और रेवेन्यू शेयर, अपना जीएसटी रेवेन्यू शेयर मांग रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने ये पॉइंट आउट किया इस बजट में कि कर्नाटक सरकार ने स्टेट के टैक्स में भी 40,000 करोड़ रुपए की कमी दिखाई है। तो ये माफ कीजिएगा 14,000 करोड़ रुपए की कमी दिखाई है। तो ये 14,000 करोड़ रुपए क्यों कर्नाटक सरकार ने नहीं इकट्ठा किए? ये तो कर्नाटक सरकार की तरफ से कर्नाटक सरकार की खामी को बीजेपी ने गिनाया। तो और एक खास बात ये रही कि बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि इस बजट में कर्नाटक सरकार ने जो वक्फ को 100 करोड़ रुपए का जो फंड जारी किया है ये गलत है, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि कर्नाटक में साल 2018 में वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर कर्नाटका स्टेट कमीशन ने माइनॉरिटी कमीशन ने एक रिपोर्ट तय की थी, एक रिपोर्ट तैयार की थी कि कैसे वक्फ की कई प्रॉपर्टीज पर घोटाले हो रहे हैं, कैसे वक्फ की जमीन को कई बड़े नेताओं ने हत्या लिया है, और जिस जमीन पर स्कूल, अस्पताल माइनॉरिटीज के लिए बनने चाहिए थे, इन जमीनों पर बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हैं जहां पर डोनेशन लिया जाता है। ये तमाम चीजें वक्फ की इस रिपोर्ट में शामिल है। तो ऐसे में बीजेपी यही पूछ रही है, यही सवाल उठा रही है कि जब वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर जांच होनी है, इन तमाम चीजों पर काफी आरोप लगे हैं, स्कैम का आरोप लगा है, तो सरकार ने 100 करोड़ रुपए किस आधार पर वक्फ प्रॉपर्टीज को दिए हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल बीजेपी ने रेस किया। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने लगातार ये कहा कि इसमें कोई अपीजमेंट की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ को 100 करोड़ रुपए दिए हैं तो अंजनाद्री पहाड़ी में जहां पर भगवान हनुमान के जो बर्थ स्थान है उसे डेवलप करने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। तो इस तरह से मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को बैलेंस करने की कोशिश की। लेकिन कर्नाटक सरकार, जाहिर सी बात है, जो 5 गारंटीज हैं इसके लिए फंड इकट्ठा करते करते कर्नाटक जी किसी न किसी तरह से अपना खजाना खाली होता हुआ, तो वो जो 5 गारंटीज हैं कहीं ना कहीं उसके बोझ के तले जी जो 5 गारंटीज हैं उसके बोझ के तले दबी रह रही है कर्नाटक सरकार, और शायद हर बार जैसा कि आप बता रही हैं कि कुछ ना कुछ इस तरह की कोशिश करती है कि कम से कम उसके लिए किसी तरह से फंड रेज हो जाए, और वही शायद सारी मुश्किलों की जड़ है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आयशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और आगे बात करेंगे किसान संगठनों के प्रदर्शनों के बीच तमाम विपक्षी दलों की सियासत भी जारी है। कैसे जारी है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और किसान संगठनों के प्रदर्शनों के बीच तमाम विपक्षी दलों की सियासत भी जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि आज कांग्रेस जिन मुद्दों पर बात कर रही है उस पर पहले फैसले आखिर उसने खुद क्यों नहीं ले लिए थे। देखिए ये रिपोर्ट। किसान संगठनों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच हो रही बातचीत को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज कांग्रेस जिन मुद्दों पर बात कर रही है उन पर पहले फैसले क्यों नहीं लिए गए। हम किसानों और किसान संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसे राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश न किया जाए तो बेहतर है, पर कांग्रेस यदि इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रही है तो मैं यही कहूंगा कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बातें आज सामने आ रही है, जब उनकी सरकार थी तो उस समय में इन सारे विषयों पर उन्होंने क्यों निर्णय नहीं लिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे सांसद और बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर किसानों की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल को किसानों और खेती के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। पंजाब के कुछ जिलों के किसान कुछ मुद्दों को लेकर चले हैं, उन पर चंडीगढ़ में जाके सरकार ने बातचीत की है, उन पर समाधान निकलेगा। जिन मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता है किसानों के हित में, उन पर चर्चा होगी और जो किसानों के हित में होगा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा निर्णय लेते आए, आगे भी करें। 65 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, वो राहुल गांधी जो अंतर नहीं जाता लाल मिर्च और हरी मिर्च कैसी होती है, वो MSP की बात कर रहा है। 65 साल तक कांग्रेस पार्टी ने कभी MSP पर चर्चा नहीं की। इस बीच पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने सरकार से MSP पर अध्यादेश के जरिए कानून बनाने की मांग की है। धान और गेहूं पे MSP हमें मिल रही है, तो इसका संबंध महंगाई से कहाँ है, बोल दे। मैं उचित जवाब दे रहा हूं उनको, कहां से महंगाई। जिन फसलों पे सरकार खरीदी करती है उनका रेट बाजार में कम है। किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली के सारे बॉर्डर्स बंद हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इससे सबसे ज्यादा परेशान ट्रक ड्राइवर्स नजर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि ट्रकों में माल लोड है लेकिन बंद के कारण वो परेशान हैं। उनको खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। किसान आंदोलन की वजह से ये जो रास्ता है ये पूरी तरह से बंद है और ठीक 13 महीने पहले भी
इसी तरह के किसान आंदोलन की वजह से रास्ता बंद किया गया था। एक बार फिर से जो हालात हैं वो किसान आंदोलन की वजह से उसका जो प्रतिकूल असर उसका है वो इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से बंद है। परसों से खड़ा है सर मेरा ट्रक, और पीवीसी मार्केट से मेरी गाड़ी को लेके आए थे। परेशानी बहुत है सर, माल पड़ा हुआ है लोडिंग के लिए, कोई सुनवाई नहीं है। पीवीसी मार्केट से यहाँ ले आए हैं और आज 3 दिन हो गए यहाँ खड़े खड़े, ना कुछ खाने पीने हुआ है, ना कोई लेटरिन बाथरूम, कोई सुविधा ही नहीं है। बहरहाल केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 3 दौर की बातचीत हो चुकी है और चौथे दौर की वार्ता रविवार को होनी है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र और पराक्रम सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर हल्द्वानी से, जहां के बनभूलपुरा में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने 14 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में 3 नामजद आरोपी भी शामिल हैं, जिनके पोस्टर जारी किए गए थे। अब 6 लोग फरार हैं, जिनकी संपत्ति कुर्क की कार्रवाई अभी बाकी है। पकड़े गए उपद्रवियों से पेट्रोल बम और पीएसी की लूटी गई मैगजीन भी बरामद हुई है। साथ ही इनमें से 6 उपद्रवी ऐसे हैं जिन्होंने मुखानी थाने की गाड़ी में आगजनी की थी। पुलिस अब तक बनभूलपुरा हिंसा में शामिल 58 दंगाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके पास से अवैध असलहे और थाने से लूटी गई गोलियां भी बरामद हुई हैं। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। और अब खबर इसरो की एक और सफलता की। आप गौरव कर सकते हैं इसरो पर। इसरो ने अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाते हुए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F-14 यानी GSLV F-14 पर इनसेट 3DS का विशेष मौसम उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। इसरो ने अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाते हुए शनिवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जियो सिंक्रोनस लॉन्च वाहन GSLV F-14 से इनसैट 3DS मौसम उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक नियत कक्षा में स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्षेपण के बाद मौसम के पूर्वानुमान की सटीक जानकारी मिल सकेगी। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the mission GSLV F-14 INSAT 3DS. The spacecraft has been injected into a very good orbit. The injection conditions were as expected, and we also noted that the vehicle has performed very, very well. And INSAT 3DS is the next generation weather satellite with improved capability over the existing INSAT series, which is there in orbit, INSAT 3D and INSAT 3DR. And this will augment the capability of observation of various atmospheric parameters that leads to the information related to the weather and the climate. केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बधाई देते हुए ट्वीट किया, नवीनतम पीढ़ी के मौसम उपग्रह इनसैट 3DS के लॉन्च का जश्न मना रहा हूं। ऐसे समय में अंतरिक्ष विभाग से जुड़े होने पर गर्व है, जब टीम इसरो पीएम मोदी के व्यक्तिगत संरक्षण में एक के बाद एक सफलताएं हासिल कर रही है। इसरो के 16वें GSLV मिशन का उद्देश्य धरती की सतह, समंदर और पर्यावरण पर अलग अलग स्पेक्ट्रल वेवलेंथ के जरिए नजर रखना, वायुमंडल के अलग अलग मौसमी पैरामीटर्स का वर्टिकल प्रोफाइल देना, अलग अलग जगहों से डेटा कलेक्ट करके उसे वैज्ञानिकों तक देना और राहत एवं बचाव कार्यों के दौरान मदद करना शामिल है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात वायु शक्ति की। भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर के पास पोखरण में एयर टू ग्राउंड रेंज में अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किया। हमेशा की तरह अभ्यास वायु शक्ति द्वारा भारतीय वायुसेना की दिन और रात में संचालित की जाने वाली आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना के साथ संयुक्त अभियानों का संचालन हो रहा है। इस वर्ष अभ्यास में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमानों को शामिल किया गया है। माफ कीजिएगा, 12 विमानों को शामिल किया गया है। इस अभ्यास में 12 किस्म के दरअसल विमानों को शामिल किया गया है, जिसमें तेजस, ध्रुव शामिल है। अभ्यास वायु शक्ति में पहली बार राफेल ने भी हिस्सा लिया है। इसके अलावा मिराज 2000, सुखोई 30, MKI जगुआर, हॉक C-130J, चिनूक, अपाचे हेलीकॉप्टर Mi-17 भी इसमें शामिल है। स्वदेशी तौर पर निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली हथियार प्रणालियां
आकाश और समर घुसपैठ करने वाले शत्रुओं के विमान को ट्रैक करने और उसे मार गिराने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। युद्धाभ्यास में ध्रुव, अपाचे जैसे हमलावर हेलीकॉप्टर के साथ स्वदेश में निर्मित हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी अपना दमखम दिखाया। और खबर क्रिकेट के मैदान से। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 196 रन बनाए हैं। इस तरह से भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर 322 रन की लीड मिली है। भारत का पहला विकेट रोहित शर्मा के रूप में सामने आया, जो 19 रन बनाकर जो रूट की गेंद पर आउट हुए, लेकिन इसके बाद यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला और दोनों ने तेजी के साथ रन बनाए। यशस्वी जायसवाल शतक लगाने में कामयाब रहे। इससे पहले इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में 319 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह भारत को पहली पारी के आधार पर 126 रन की बढ़त हासिल हुई। तो न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाएंगे देश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को आप देखिए फटाफट अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी दिल्ली में पुलिस द्वारा आयोजित एट होम कार्यक्रम में शामिल हुईं। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के मौके पर किया गया। एट होम कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद रहे। चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए ओडिशा पहुंचे चुनाव आयोग ने भुवनेश्वर में प्रेस वार्ता की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों से मुलाकात हुई, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी और प्रवर्तन एजेंसियों से मुलाकात की। राजीव कुमार ने बताया कि राज्य में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से अदालत में कहा गया कि विधानसभा सत्र के चलते उन्हें मार्च तक पेशी से छूट दी जाए। शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह को राहत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सुनवाई की अगली तारीख 2 मार्च तक बढ़ा दी गई है। तेलंगाना विधानसभा ने राज्य में घर घर जाकर जातिगत सर्वेक्षण को लेकर शुक्रवार को प्रस्ताव पारित किया। तेलंगाना सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर की ओर से सदन में प्रस्ताव पेश किया गया और ये प्रस्ताव विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 3 दिवसीय क्षेत्रीय फल, सब्जी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को कोलकाता के अपोलो अस्पताल से छुट्टी मिली। 14 फरवरी को बशीरहाट में पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल होने के बाद सुकांता मजूमदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिवसीय जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की संयुक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन लखनऊ में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की सचिव विनी महाजन ने कहा कि राज्यों की चुनौतियों से निपटते हुए लक्ष्य की तरफ तेजी से कदम बढ़ाया गया है। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा निर्माण यूनिट में विस्फोट हुआ। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। घायलों को शिवकाशी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। जालिम लोशन, दांत खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन।